साफ साफ दिख रही है कि किस तरह से जो धांधलेबाजी हो रही है, जो जो क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे वो डिलीट हुए नहीं है। बिल्कुल यही प्रकरण है। उत्तराखंड में क्या है, कई लोग पैसों के बलबूते पर यहाँ पर नौकरी लग जाते हैं कि यहाँ पर ये हालात हैं, या तो आप 15 घंटे पढ़ो या यहाँ पर 15 लाख का इंतजाम करो। डिप्रेशन में आके फॉर्म भरने इसलिए छोड़ दिए हैं कि उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है, वो 15 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं और उसके अलावा 15 लाख भी नहीं दे सकते हैं। हम तो उसमें ठगा महसूस कर रहे हैं। चलो नॉमिनेशन हुआ है, हमारे बड़े हैं तो सबके समान स्तर पे नंबर बढ़ने चाहिए। अगर 4 बड़े तो सबके 4 बढ़ने चाहिए। किसी के 70 हैं तो उनके 76 से 70 हो गए। नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आने वाले हैं जो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यूके ट्रिपल एसएससी का एक जो मामला है वो लगातार यूके ट्रिपल एससी है वो लगातार सवालों के घेरे में रहता है। और क्यों है ये जानने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि अभी जो भर्ती आई है जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं और इस वक्त हमारे साथ बॉबी परमार जी हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो क्या अनियमितता आई है, किस वजह से हैं, क्या कारण रहे हैं, क्या धांधलीबाजी हुई है, क्या घोटाला हुआ है इसमें, उसको पूरे तरीके से जानने के लिए बॉबी परमार जी है इस वक्त हमारे साथ। उनसे जान लेते हैं कि मामला आखिर में पूरा क्या है। बॉबी परमार जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इस मामले को लगातार आप उछाल रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है आप लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, मामला यह है कि अभी एक रिजल्ट निकला है। स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी उसमें तमाम प्रकार के कई विभागों में पद थे, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी या समीक्षा अधिकारी या यहाँ पर उद्योग प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद थे, जो पीसीएस के पद हैं। उनको पहले लाकर इन्होंने आयोग के पास सौंप दिया ग्रुप सी के अंतर्गत, कि यहाँ पर लेन देन होकर वहाँ सेटिंग गेटिंग हो सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लाया। जबकि वो पीसीएस के पद हैं, उसके बावजूद उसमें लूट तो मचनी थी, उसमें पैसा चलना था और यहाँ पर चला है। क्योंकि यहाँ पर जो हम मेरिट देख रहे हैं, मेरिट के आधार पर आप देख सकते हैं पहले बार 894 पद, इतनी ज़्यादा मात्रा में वीडियो बीपीडीओ वगैरह के पद निकले थे। इसकी इतनी मेरिट जाने की कोई संभावना थी नहीं। एक तो मेरिट जो इतनी ज़्यादा गई है, ये शंका है प्रदेश के बेरोजगारों की। वास्तव में इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो ये जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन वाली पद्धति लाई है, मैं अपने भाषा में उसको परिभाषित करूं तो उसको मैं कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसी पद्धति है जिससे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ये इन्होंने एक लीगल तरीका चोरी करने का ढूंढ लिया है, एक नया तरीका चोरी करने का ढूंढ लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा ही 3 शिफ्टों में इन्होंने इस परीक्षा को संपन्न करवाया था। और यहाँ पर ये देखा जाए कि जो भी पाली है, किसी भी आप पाली को उठा के देख लीजिए, एक ही पाली में किसी के तो नंबर बढ़ाए गए हैं, किसी के घटाए गए हैं। तो ये एक ही पाली में दोहरा मापदंड क्यों? जिस पाली में प्रश्न पत्र कठिन था उसमें सबके नंबर बढ़ने थे, आपने उसी प्रश्न पत्र में क्या है, उसी शिफ्ट के बच्चों के किसी के बढ़ा रखे हैं, किसी के घटा रखे हैं, किसी के 2 नंबर बढ़ाए हैं, किसी के 12 नंबर बढ़ाए हैं। तो ये भी अपने आप में जो क्या है, शंका पैदा करता है कि वास्तव में ये धांधली हुई है। तो ये सारी तमाम प्रकार की जो ये घटनाएं हो रही है, इसके लिए हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, अभी युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाइए और ऐसी जो गड़बड़ियां हुई है तो इन पर लगाम लगाइए और ऐसे जो गलत तरीके से चयन जिनका हुआ है उनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए, जिससे कि प्रदेश के जो अन्य बेरोजगार हैं उनकी जगह पर वो ज्वाइनिंग पा सके, या जिन्होंने मेहनत करके ये परीक्षा पास की है वो अच्छे पदों पर बैठे, वो समीक्षा अधिकारी पद पर बैठे, समाज कल्याण अधिकारी बने। और हमारा जो है उद्योग प्रबंधक है, ऐसे पदों पर हमारे मेहनत करने वाले बच्चे पहुँचे, ना कि पैसे देने वाले बच्चे पहुँचे। ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि पैसे देने वाले, ये आरोप क्या लगता है किस पर लगाना चाह रहे हैं? कौन है वो व्यक्ति जो भविष्य जो है आज के युवाओं का खराब कर रहा है? क्योंकि कई ऐसे युवा है, खुद मेहनत कर रहे हैं, आगे पहुंच रहे, लेकिन जब आंसर की आती है उसके बाद जैसे कि आप बताएंगे आपको थोड़ी देर में कि आंसर की में किस तरीके की जो धांधली हुई है, क्वेश्चन मार्किंग जो हुई है, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या लगता है कि क्या ये भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? सरकार कहती है कि पिछली बार कहा कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, इस बार भी अब मुख्यमंत्री धामी जी है, अंकुश लग पाएगा इस पर?
नहीं, देख नहीं लगाएगा तो कौन अंकुश लगाएगा। अभी 12 दिन पहले राजस्थान सरकार ने अपने विधानसभा में एक नकल रोकने के लिए विधेयक पास किया है। उसमें तमाम प्रकार के कानून लाए गए हैं कि जो इस प्रकार ऐसे उसमें लिप्त पाया जाएगा, ऐसे घटनाओं में उनकी संपत्तियां जब्त हो जाएगी, उन पर तमाम प्रकार के कानून जो गढ़े गए हैं। तो क्या उत्तराखंड विधानसभा के अंदर ये कानून नहीं बन सकता? यहाँ का पक्ष, यहाँ का विपक्ष ऐसे कानून उत्तराखंड के विधानसभा में नहीं आवाज़ उठा सकते? तो ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें, इस पर एक्शन मोड में आना होगा सरकार को, और विपक्ष को भी जोर देना होगा कि वास्तव में उत्तराखंड का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में ऐसे कुछ मुद्दे आने चाहिए उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के संबंध में, तो ये होना चाहिए इस प्रकार का। परंतु मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये आयोग जो है कहते रहता कि हमारा जो एक्सपर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय हमारा माना जाएगा, तो आपके ऐसे एक्सपर्ट कहाँ से आ जाते हैं जो बिल्कुल भी हर प्रश्न पत्र में, ये पहली घटना नहीं है, सब में आप 12 से 15 क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हो, किसी में 20 क्वेश्चन डिलीट कर दे रहे हो। इससे पहले जो वन दरोगा का पेपर हुआ था, आपने 80,000 बच्चों का पेपर 18 शिफ्टों में करा डाला। क्या आपके पास इतने संसाधन नहीं थे? अभी 10 दिन पहले लोक सेवा आयोग ने 2,58,000 बच्चों का पेपर एक ही पाली में संपन्न करवाया। क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास इतना संसाधन नहीं है? क्यों नहीं है? उत्तराखंड में 26,000 से ज़्यादा जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं, उनमें आप सेंटर डालिए। आप तो 5, 10, 15 लाख जितने बच्चों का पेपर करवाना चाह रहे हो सकता है, परंतु अपनी कार्यशैली को सुधारना होगा, कार्य क्षमता को आप लानी होगी। तो ये चीज़ें हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उन एक्सपर्ट द्वारा जो सही प्रश्न है उनको डिलीट कर दिया गया है। आपको क्या लगता है पवार जी कि कौन कौन इसमें संलिप्त है? देखिए, संलिप्त वो घर का जो मुखिया होता है, अगर कोई परिवार का जो आदमी है, कोई बाहर से कोई अपराध करके आता है तो मुखिया पे ही गाज गिरती है, आप चाहे कुछ भी कहो। ऐसा ही यहाँ पर मामला है। यहाँ पर जो एस राजू जी है, अध्यक्ष है, सचिव संतोष बडोनी जी है, और जो परीक्षा नियंत्रक है डांगी जी है, इन तीनों पर दोष बनता है। और सबसे बड़ा दोष तो तब बनता है कि इनके कार्यकाल में कई परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, उसके बावजूद भी ना आयोग ने, ना यहाँ की सरकारों ने संज्ञान लिया है, जो कि युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। आपके पास मैं फिर आऊँगी और अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हुआ। आपने कहा आप 1 नंबर से रुक गए, और इस तरह की जो चीज़ें आई है सामने, आप एक बार एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जी, जो आंसर की जो पहली जो आयोग ने दी थी, उनके हिसाब से ये इसका जो आंसर है, मैं क्वेश्चन आपको एक बार बताता हूँ। उड़ान जो फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से जो पंतनगर के बीच जो हवाई सेवा संचालित जो की गई है, इसका जो एक्चुअल आंसर था उसका डेकन एविएशन था, जो आयोग ने पहले दिया भी था इसका आंसर। अब मैं आपको इस सोर्स से भी माध्यम से भी दिखा देता हूँ। लेकिन जब आयोग रिजल्ट जारी करता है, उसके साथ जो रिवाइज की देता है, उनके हिसाब से इसमें से जो आंसर है वो देते हैं कि ऊपी में से कोई नहीं, ठीक है। जबकि जो इसका आंसर है डेकन एविएशन, मैं आपको थोड़ा सा इसका सोर्स भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैं, ये जो पंतनगर से देहरादून के बीच में जो हवाई सेवा जो संचालित की गई थी, ये इन्हीं की साइड पे है। ये डेक्कन एविएशन करके दिखाई गया है, ये प्राइवेट लिमिटेड जो है। तो ये मतलब जो पहले आंसर जो दिया था वो अब गलत कर दिया है, जो एक्चुअली में जो सही था। जी बिल्कुल। अभी देखिए, जब इसका आंसर डेक्कन एविएशन है तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। लेकिन देखिए, प्रूफ के तौर पर एक सोर्स में, एक सोर्स में, एक सोर्स ये भी देखिए, ये अमर उजाला का है 2018 का। ये देखिए, केंद्र सरकार की योजना उड़ान 1 में देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी डेक्कन एविएशन को दी गई है, डेक्कन एविएशन। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा क्यों किया गया? जी, अब मुझे लगता है कि जो कोई इनके जो रहे होंगे, जो उनका शायद ये क्वेश्चन गलत रहा होगा या कुछ भी रहा होगा, मतलब या हमको बाहर करना होगा मेरिट से, जो मेरिट के आसपास रहे होंगे तो हमको 1 नंबर से बाहर कर दिया। अब जो रहे होंगे उनका बोनस करके या ट्रीट करके उनको आगे बढ़ा दिया है। अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैडम। एक ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 70 है, ये मैं जो 5 की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो ये जो मैं आपको ऑथर डिब्यू जो बता देता हूँ, घनश्याम जोशी हो गया, राजेंद्र बलूदी हो गया, यशवंत कटोच, तो हमारे उत्तराखंड का भी अच्छे राइटर हैं, और उनके हिसाब से इसका जो आंसर था वो मानसा था। एक्चुअली आयोग ने पहले दिया भी था इसका आंसर कि इसका आंसर मानसा ही है। अब जो अभी जो रिवाइज की देता है तो उसके हिसाब से उनका आंसर मैपति शाह है, ठीक है। मतलब ये है ना कि
जो हमको बाहर करना था कुल मिला के, जो मेरिट के आसपास था। एक्चुअली में हमारे मार्क्स होने थे 75 के इनके हिसाब से, इनके आंसर के हिसाब से पहले भी, तो हमको बाहर करना था इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितने नंबर से रुके हैं वैसे? मेरा एक एक 1.25 से। क्वेश्चन और बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये 60, जी ये इनका इसका जो है ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले जो चरवाहा हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उनके हिसाब से इसका आंसर आयोग ने पूछा भी था पहले। इनके हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त सभी है, क्योंकि जो सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी जो चरवाहा होते हैं, भेड़िए जो चराते हैं हमारे, उनको क्या कहा जाता है। तो बकरवाल भी इसका आंसर था, पालसी भी था, पातसी भी था। मैं आपको सोर्स भी दिखा देता हूँ इनके हिसाब से, और हमने इसका आंसर करा था उपयुक्त सभी, है ना। अब आयोग जो अभी क्या करता है अपने रिवाइज स्कीम में इसका आंसर बताता है कि इसका आंसर है ए और बी। तो जी, मतलब जिसने ए छेड़ा होगा, जिसने ए बी छेड़ा होगा, उनका आंसर सही है, उनको क्वेश्चन ये आंसर मिल गया है वो 1 नंबर। और जबकि इसका आंसर पाथस भी है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और एक्चुअली इसका आंसर होना था उपयुक्त सभी। अब मैडम OMR सीट में हम एक आंसर के जो 2 गोले तो नहीं भर सकते, खुद ही इन्होंने बोला रहता है। ठीक है, अब इसका आंसर उपयुक्त सभी दिखा दिया है, तो ये भी हमारा हो गया है। तो तीन क्वेश्चन तो यहीं पे हैं, जो अब माइनस में 0.75, तो ऐसे ही हम बाहर हो गए हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ठीक है जी, आप बताइए। मैम के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ही गलत था। देखिए मैम, जो रॉबर्ट क्लाइव है ये गवर्नर जनरल नहीं था। आप देख लीजिए, बंगाल के गवर्नर में क्लाइव क्या है, गवर्नर है। गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर होता है गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इन्होंने ये क्वेश्चन डिलीट होना था, लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन डिलीट नहीं किया। जबकि डिलीट इन्होंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो इनकी आंसर की आई थी उस हिसाब से इन्होंने इसका आंसर 6 दिया था, लेकिन जो रिवाइज आंसर की आई उसमें इसको डिलीट कर दिया, लेकिन इसका आंसर 5 था। ये NCERT में भी उपलब्ध है, मैं आपको दिखा दूंगा। आपको मैं इसको भी दिखा। शिक्षार्थी व्याकरण और व्यवहारिक हिंदी कक्षा 9-10 NCERT पैटर्न है। आप एडिशन भी देख सकते हो आप इसका। इसमें देख लीजिए शब्दों का वर्गीकरण में देखो। सबसे पहले स्रोत और इतिहास बात है कि उद्गम, इसमें देखिए कितने पार्टों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से इसका आंसर 5 होना था। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। निम्न में से फारसी शब्द है, बिल्कुल आयोग ने इसका आंसर 1000 दिया, बिल्कुल राइट है, मैं इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन साथ ही साथ इसका आंसर आदमी भी है। देखो मैं आपको इसका सोर्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए लीजिए, यही है NCERT है, शिक्षार्थी व्याकरण और व्यवहारिक हिंदी कक्षा 9-10। अब देख लीजिए आप, देख लीजिए फारसी शब्द है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आदमी। ठीक है ना, तो NCERT में है आदमी, लेकिन जो आंसर आई उसमें खाली इन्होंने 1000 दिया। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रत्यावेदन गए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। सेम क्वेश्चन में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देख लीजिए आप, इस आयोग ने इसका आंसर द्रष्टव्य दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सही है। लेकिन इसका आंसर द्रष्टव्य भी NCERT में मिलता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रत्यावेदन गए, और ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे, ये क्वेश्चन यूपी में भी पूछा गया है। और मैं आपको भी बता देता हूँ कि यूपी में कौन सी ईयर में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया, UP TGT हिंदी के पेपर में पूछा गया 2001 में। और इस आयोग ने इसको वहाँ पर जो यूपी गॉव है उसने इसको डिस्टर्ब इसको सही माना था। ठीक है मैम, दोनों बोनस जो मिलना चाहिए था, एक्चुअली इनमें बोनस होना चाहिए था। अब बोनस उन्होंने दे दिए इनमें जो मैं आपको बताता हूँ, ये बोनस कर दिया, जबकि हमारा पहले से ही सही था, इसका आंसर 5 था। अब ये बोनस कर दिया, ये सबका सही हो गया है। मतलब जो 72 पे रहा होगा वो फालतू में अंदर चला गया है मेरिट के अंदर। ठीक है, ये कि उन्होंने ये बोनस कराया है। ये क्यों क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री तो ये तो ऐसी चीज़ है ना जो मतलब ऐतिहासिक है, जो बदली नहीं जा सकती है। 16 मार्च का जो प्रथम जनपद था वो कौन था, एक्चुअली में अंग रहा था। लेकिन उन्होंने पूछा है कि शायद पूछना चाह रहे होंगे कि निम्न में से कौन सा रहा। एक्चुअली में इनमें से मगध ही रहा था, और इन्होंने दिया भी था पहले मगध ही आंसर दिया था। और रिवाइज की में हाँ, पहले आंसर की में मगध ही दिया था। अब जब रिवाइज आंसर की दिए फिर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। आप तो गलत हो जाता, क्या लगता है आप लोगों को? मैडम साफ साफ दिख रही है कि किस तरह से जो धांधलेबाजी हो रही है। जो क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए थे वो डिलीट हुए नहीं है, और जो डिलीट इस तरह से मतलब काफ़ी क्वेश्चन। ट्रोजन वाली मैं बात कर लेता हूँ। ट्रोजन एक्चुअली में एक वायरस होता है, तो ये भी इस तरह से भी
ये भी इन्होंने बोनस कर दिया है, जबकि हमारे जो इन्होंने जो आंसर की थी पहले उसमें भी इन्होंने वायरस ही माना था जी। लेकिन बाद में वहाँ पे जो पैसे का जो ये रहा होगा, इनकी सेटिंग कैसे खेल चल गया है, तो ये इन्होंने वो बोनस कर दिया है, मतलब ये सबको दे दिया गया है क्वेश्चन। तो काफ़ी मतलब धांधलेबाजी है ये। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली वाली नदी की बात कर लेते हैं, तो इसमें अब सभी जानते हैं कि सभी जो पढ़ते हैं कि काली नदी जो सबसे पथ प्रवाह वाली नदी है उत्तराखंड में। अब इन्होंने इसका आंसर, हमने तो इसका आंसर करा था पी में से कोई नहीं, अभी आंसर दे रहे हैं कि गंगा प्रवाह प्रणाली, जबकि जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। मतलब जो हम इसका भी आपको हम आयोग के इसके एक नहीं 1000 सोच दे सकते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो क्या होने चाहिए थे। लेकिन मैडम यही है कि उत्तराखंड में जो धांधलेबाजी है ये काफ़ी उच्च स्तर पे है। मैं फॉरेस्ट गार्ड भी हमारे साथ यही इसी तरह से हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड में भी इनकी जो तानाशाही हुई थी उस टाइम, वो भी हमने काफ़ी झेला है। बॉबी भाई तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जेल के चक्कर हमने किस तरह से काटे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारे जाने जाते हैं, हमें उम्मीद है कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ न्याय करेंगे। हम मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहेंगे इस बारे में। लेकिन जी आप कुछ बताना। प्रवाह प्रणाली ठीक है ना, तो यमुना प्रवाह, गंगा प्रवाह, रामगंगा और उपयुक्त में से मैम देखिए जो इन्होंने आंसर दिया है गंगा प्रवाह प्रणाली। गंगा देवप्रयाग से उत्तराखंड में जो गंगा की लेंथ है ओनली 96 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि आपने किस बेस पे इसको गंगा प्रवाह प्रणाली को इसका आंसर माना, जबकि आप अलकनंदा ले लो, काली नदी ले लो, इससे बड़ा प्रवाह या प्रवाह प्रणाली तो उनकी है, अलकनंदा और काली नदी की। ठीक है, अगर आपने गंगा माना तो आपने ऑप्शन डी क्यों रखा है यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों रखा? तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उपयुक्त में से कोई नहीं किया। इस क्वेश्चन में क्या होना था, अगर इतना ही विवाद हो गया था तो इसमें बोनस दे देते सबको। आयोग ने जो 5 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई थी, जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी 10 बजे से 12 बजे तक, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन करा उनमें मिनिमम मार्क्स जो 4.25 के समथिंग बढ़ाए इन्होंने। लेकिन अब हम तो उसमें ठगा महसूस कर रहे हैं। चलो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, हमारे बढ़े हैं तो सबके समान स्तर पे नंबर बढ़ने चाहिए। अगर 4 बढ़े तो सबके 4 बढ़ने चाहिए। किसी के 70 हैं तो उनके 76 से 70 हो गए, किसी के 82 हो गए, किसी के 64 से 75 हो गए। मैं अपनी शिफ्ट की बात पर्सनली नहीं कर रहा हूँ। जो थर्ड शिफ्ट थी, अन्याय उनके साथ भी हुआ है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। मैं अपनी शिफ्ट की पर्सनल बात करने नहीं आया हूँ। लेकिन जो 5 शिफ्ट की जो पहली शिफ्ट की जो बात हो रही है, तो उसमें जो धांधले जो अंदर गए हैं काफ़ी लोग, वो इसी नॉर्मलाइजेशन के शिकार हुए हैं। सभी लोग, हम लोग इसके शिकार हुए हैं। हम इनके हिसाब से हमारे जो मार्क्स जो थे वो 75+ हो रहे थे, लेकिन जो इन्होंने अब रिवाइज किए में जो आंसर जो सही थे वो गलत कर दिए। आपको हमने सोर्स भी दिखा दिया अच्छी तरह से। तो कुल मिला के हमको बाहर करना था। जो हमारी शिफ्ट में गए लड़के वो काफ़ी सारे ही धांधली से गए हैं जी। देखिए उत्तराखंड में बहुत समय बाद वैकेंसी निकली है, और वैकेंसी निकलने के बाद इस तरह की धांधली सामने आ जाए तो आज का युवा अपने आप को ठगा महसूस करने ही वाला है, और कर भी रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आज 1 और 2 नंबर से रुकना पड़ रहा है और ये धांधलेबाजी सामने आ रही है। बॉबी परमार जी आपके पास आऊँगी कि ये देखिए 1-2 नंबर से रुकना और अपने आप को ठगा महसूस करना, क्या लग रहा है कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं देखिए, काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। 1-1, 2-2 नंबर से या 0.25, 0.50, 0.75 से इतने कम मार्जिन से जो रुक रहे हैं वो वास्तव में मेहनती छात्र हैं, क्योंकि इनकी सीट वो काट जाते हैं जो लेन देन वाला प्रकरण चलता है। वहाँ पर ये चला है, यहाँ पर क्योंकि इन्होंने PCS लेवल की जो सीटें वो यहाँ पर डाल दी थी, उस पर लूट खसोट हुई है। उस पर लोगों ने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा हो जाए, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चला है, हम ये कह सकते हैं जी। देखिए इसी जैसे इन लोगों के सामने आ रहे हैं कि कोई मोरी से हैं, युवा मोर्चा से हैं, तो और कहीं के ऐसे आ रहे हैं कि एक ही परिवार से 2-2, 3-3 लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको? मैडम अब तो हम CM धामी जी से जो हमारी जो पुकार है, अब इसी मामले में वही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम एक जो गरीब घर के लोग हैं, हम तो पढ़ाई करने आए हैं देहरादून में, हम इनसे जो सरगने हैं इनसे हम इस तरह से कोई वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मतलब हमारा इतना वो नहीं है बैकग्राउंड या हम इनसे लड़ पाएँ। तो हमारी CM धामी जी से यही पुकार है कि वो हमारी इस बात को सुने और जो भी इसमें जो अनियमितता पाई गई है उसको ये साफ करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। जी परमार जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मोरी वाला सामने आ रहा है कि वहाँ पर जो है नेता ने भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और एक ही परिवार से 2-2, 3-3 लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं क्या पता वो मेहनत से ये नंबर लाया है, तो मेहनत से लाया तो वो उनको भी सामने आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। प्रदेश भर के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया।
आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकला और अचानक से आप जब नेतागिरी वाले फील्ड में थे उसके बाद अचानक से एक बड़े पद के लिए आपने फाइट किया है, तो कम से कम उन पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनको इसका वो करना चाहिए, इसका इस मतलब जो प्रकरण चल रहा है इस पे सफाई देनी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ मोहरी की ये पहली बात नहीं है, मोहरी से फॉरेस्ट गार्ड में एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जिनका नाम एफआईआर दर्ज हुई थी, यहाँ पर मंगलोर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम कहते हैं अगर इसमें सुधार लाना है, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, तो ऐसे लोगों को पहले टारगेट करना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ योगी जी कहते हैं ना कि हम बुलडोजर बाबा हैं, हम बुलडोजर चला लेंगे, उनके अनुरूप धामी जी भी कहते हैं हम भी बुलडोजर बाबा बनेंगे। तो बुलडोजर बाबा हम तब कहेंगे यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और एफआईआर दर्ज हुई थी, मुकेश सैनी पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बावजूद उनके इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ये क्या खेल है? जो ऐसे उसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और यही यहाँ पर इस जो ये ऐसी घटना है इसको हम रोक सकते हैं। आज युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है कहीं ना कहीं। कई युवा है जो पैसे शायद नहीं दे पाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पैसों के बलबूते पर नौकरियां पा लेते हैं। आज इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल यही प्रकरण है। उत्तराखंड में क्या है, कई लोग पैसों के बलबूते पर यहाँ पर नौकरी लग जाते हैं। वो क्या रखा है कि किसी ने सही कहा है, कल परसों कोई कह रहा था कि यहाँ पर ये हालात हैं, या तो आप 15 घंटे पढ़ो या यहाँ पर 15 लाख का इंतजाम करो। तो ये कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। बॉबी पवार ने फॉर्म भरने छोड़ दिए हैं, डिप्रेशन में आके फॉर्म भरने इसलिए छोड़ दिए हैं कि उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी है। वो 15 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं और उसके अलावा 15 लाख भी नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। तो क्यों ये हालात पैदा हो रखे हैं, क्यों इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, और कब तक कार्रवाई नहीं होगी? क्या बॉबी पवार जैसे कोई अन्य युवा डिप्रेशन में आकर फॉर्म भरने जब तक ना छोड़ दें तब तक आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? तो इस पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि धांधली हुई है इन परीक्षाओं में, तो सरकार को कहीं ना कहीं सजग होने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो युवा है उनके भविष्य की बात है, उनके भविष्य की सोच को लेकर सरकार को आगे चलना चाहिए और ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जो युवा है ज़रूरी नहीं है कि किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से ही बिलोंग करता हो। कुछ परिवार ऐसे भी है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर उनको ये देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा एक नंबर से 0.2, 0.3 से रुक जाता है। तो वहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह की धांधलेबाजी आगे ना हो, बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब ना हो। अगर इस एग्ज़ाम में धांधलेबाजी हुई है, जो इसमें आरोपी है उनको पकड़ा जाए, सख्त सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।